हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निम्बस करियर्स। स्वागत है आप सभी का निम्बस करियर्स में। मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट डॉक्टर सौरभ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इट्स अ लवली वेदर। आई होप आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है, लवली तरीके से चल रही है। तो दिस इज़ द पार्ट 3 जिसमें हम शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने टेम्पलेट लगा के पता कर ही लिया होगा। तो दिस इज द शिफ्ट सेकंड का आपके पास थर्ड पार्ट है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब जेन्युइनली जो मेरे को लगा अच्छे लेवल पे जो आपका पेपर था। इसके अलावा बाकी जो दोनों पार्ट्स थे वो ज़्यादा खास नहीं थे। शिफ्ट 1 का पेपर मैं कंपैरेटिवली थोड़ा हायर रैंक करूंगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखेंगे क्या पूछता है यहाँ पे ये पूछ रहा है फार्मर ग्रोज शुगर केन एंड व्हीट इन एडजेसेंट फील्ड्स। बेसिकली उसने क्या किया, एक फील्ड में उसने शुगर केन उगा दी और एक केन में एक में उसने व्हीट उगा दी। आफ्टर अ फ्यू वीक ऑफ इंटेंसिव, गर्मी का मौसम था, शुगर केन आपके पास हेल्दी ग्रोथ कर रही है वेर एज व्हीट अपीयर्स टू बी स्टंटेड। तो क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है हमारे पास। इसके पीछे क्या सिंपल सा रीजन है हमारे पास? दैट इज व्हीट हमारे पास कौन सी साइकिल फॉलो करती है सर? ये फॉलो करती है सर C3 साइकिल। वेर एज मेज हमारे पास कौन सी साइकिल फॉलो करती है? दैट इज C4 साइकिल। बिकॉज C4 प्लांट्स आर मच मोर अडेप्टेड टू हायर टेम्परेचर एज वेल एज लोअर कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आंसर देखेंगे इस पे। यहाँ पे कोई है ऐसा ऑप्शन? शुगर केन यूजेस C4 पाथवे एंड द अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेशन। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और कोई ऑप्शन तो नहीं हो सकता? बीट यूजेस C4 पाथवे, नहीं। बीट हुआ इसका आंसर नॉट बी, नहीं। शुगर केन यूजेस, नहीं। आंसर रहेगा दैट इज बीट। शुगर केन यूजेस C4 पाथवे एंड अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन? फोटो रेस्पिरेशन में बेसिकली हमारे पास रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, विच अल्टीमेटली इट कॉजेज द डिग्रेडेशन प्रोसेस। उसका कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलता है प्लांट। ठीक है, चलिए। ठीक है, ये C4 साइकिल है, इसके रेलेवेंस हम अगले कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है आपसे, जल्दी से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ऑफ द C3 साइकिल्स रिक्वायर NADPA plus H positive as a reducing agent? C3 साइकिल में बेसिकली पूछ रहा है आपके पास NAD, आपके पास रिडक्शन कहां पे होती है? तो अगर आप ध्यान से याद करें, आपके पास रिडक्शन कहां पे होती है? आपको मैं C3 साइकिल दिखा देता हूं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से जब हम जा रहे हैं कहाँ पे, 6 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तब यहाँ पे मेरे पास रिडक्शन हो रही है। हाँ जी, तो आंसर क्या रहेगा इसका? दैट इज, अब यहाँ पे ट्राइयोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। अब यहाँ पे देखेंगे ट्राइयोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, इसको क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? बिकॉज डिहाइड्रोजनेज, रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। डिहाइड्रोजनेशन से हम क्या कर रहे हैं? H पॉजिटिव को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि हम NADH प्लस H पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देंगे? NAD पॉजिटिव, सॉरी, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देंगे? NAD पॉजिटिव। तभी तो यहाँ पे NADP पॉजिटिव में, तभी तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा एंड एंजाइम यूज्ड विल बी डिहाइड्रोजिनेज। इसका नाम बोल रहा है डिहाइड्रोजिनेज, मतलब आप क्या करवा रहे हैं? बेसिकली आप हाइड्रोजन को रिमूव करवा रहे हैं। The first digit in the 4 digit enzyme classification number ECN number, बेसिकली आपके पास क्या, ये क्या नाम, फुल फॉर्म होती है इसकी? दिस इज एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर। दिस इज एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर। ये क्या रेफर करता है? ये आपका रेफर करता है दैट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। हमारे पास पता है कौन से टाइप के, 6 टाइप के एंजाइम्स हैं, वैसे 7 हो गए आप। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, इसका फॉर्मूला ये क्या रहेगा? कौन कौन से रहते हैं एंजाइम्स हमारे पास? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस एंड लाइएजेस। इसके अलावा एक और आ गया हमारे पास, दैट इज ट्रांसलोकेजेस। तो टोटली हमारे पास कितने होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे आप अगर आप टेबल देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये आपका बोल रहा है जो फर्स्ट नंबर है, वैसे 2 नंबर होते हैं, EC, यहाँ पे देखिए EC, और यहाँ पे आ गया 2,1। ये जो 2 नंबर है, ये क्या हमारे पास ये बता रहा है? दिस इज बेसिकली बता रहा है, ये 2 नंबर बता रहा है दैट इट इज अ
ट्रांसफरेज एंजाइम। अगर 1 नंबर होता तो क्या बताता, ऑक्सीडो रिडक्टेसेस है। अब ये सब टाइप बताएगा, जो इसके बाद का जो नंबर होगा वो क्या बताएगा, इसका सब टाइप बताएगा। चलिए अगला सवाल। इन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन आर रीडायरेक्टेड टू। बहुत इजी सवाल। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हमारे पास कौन सा सिस्टम इस्तेमाल होता है, दैट इज PS1। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में हमारे पास कौन सा ये एंजाइम यूज होता है, दैट इज PS1। यहाँ पे कोई दिख रहा है हमारे पास, ये देखिए, ये रहा PS1। बहुत ध्यान से मैं देखूँ, यहाँ पे ये मिला मेरे को PS1, तो आंसर सिंपली यहाँ पे हो जाएगा दैट साइटोक्रोम BCF से लेके B6F से लेके प्लास्टोक्विनोन से इवेंचुअली बैक टू, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और BF6 से होते होते हुए कहाँ चला जाएगा, वापस से PS1। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, इन ग्लाइकोलिसिस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या है इसका, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP फॉर्मेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मतलब सर ATP फॉर्मेशन। is linked with the enzyme dash। साफ सा आंसर है इसका, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबसे पहली फॉस्फोराइलेशन कब होगी हमारे पास, हाँ जी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कब होगी हमारे पास, सबसे पहले जब हम PFK का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए PFK माने, एंड दिस इज द लिमिटिंग स्टेप, बहुत ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द लिमिटिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये डिसाइड करता है आपके पास ग्लाइकोलिसिस कितनी चलेगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहां पे देखेंगे हमारे पास ये आ गया आपका PFK, ये देखो, ठीक है। यहां पे आपके पास जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। नाउ यहां पे हमारे पास PFK का इस्तेमाल होता है, एंड दिस इज द फर्स्ट बेसिकली आपके पास फॉस्फेट लेवल। या तो हमारे पास हेक्सोकाइनेज दिया था, हेक्सोकाइनेज दिया और पिछले ऑप्शन में नहीं दिया, तो आंसर क्या रहेगा, दैट इज PFK। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेस्पिरेटरी कोशेंट व्हेन कार्बोहाइड्रेट सच एज हेक्सोज ग्रुप आर ऑक्सीडाइज्ड। RQ का फॉर्मूला क्या है भाई, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कितना रहता है, 6/6, 1। हाँ जी, ये देखिए, रेस्पिरेटरी कोफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कार्बन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना रहता है, 6/6, 1। फैट्स के लिए कितना रहता है, 0.7, वेरास प्रोटीन के लिए कितना रहता है, 0.8। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, at very low substrate concentration the initial velocity V0 is equal to, now this is important, now this is important। अब देखेंगे यहाँ पे इसके लिए हमारे पास क्या है। अब बेसिकली आंसर बताता हूँ तुम्हारे को। सबसे पहले इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। देखिए क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, क्यों। अब आपके पास मेंटल इक्वेशन क्या बोलती है, दैट V0 इज इक्वल टू V इनिशियल इज इक्वल टू V max अपॉन, अब यहां पे V max अपॉन ये, नाउ दीज टू वैल्यूज आर कांस्टेंट, दीज टू वैल्यूज आर कांस्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, कोई दिक्कत यहां पे नहीं। चलिए अगला सवाल, ऑल नोन कैटलिस्ट हैव बीन ग्रुप्ड इन डैश मेजर क्लासेस। अभी बताया हमने, पहले 6 थी, अब कितनी होगी टोटल, अब कितनी होगी टोटल, 7। कैसे याद रखेंगे, मैंने याद रखा था, आपके लिए एक निमोनिक दे रहा हूं, दैट इज ओवर द हिल।
कैसे याद रखेंगे इससे? ओवर द हिल, ओवर से याद रखेंगे ओ से ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। यहां से याद रखेंगे ट्रांसफरेजेस, एच से याद रखेंगे हाइड्रोलेजेस, ठीक है। द इसको इससे कुछ नहीं है, दिस इज, इससे एच से कुछ नहीं, एच से एल डायरेक्टली याद रखो, हाइड्रोलेसिस। आई से याद रखेंगे आइसोमरेजेस, एल से याद रखेंगे लाइगेजेस एंड, और एक और सातवां कौन सा आ गया है हमारे पास, दैट इज ट्रांसलोकेजेस। ये बेसिकली हमारे पास 7 टाइप के एंजाइम्स हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए कौन कौन से यहाँ पे, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, कैसे बोला मैंने याद रखने को, इसको कैसे याद रखेंगे हम? ओवर द हिल, और एक और मैंने बताया कौन सा, दैट इज ट्रांसलोकेजेस, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकलिस मेंटल स्टेटमेंट कांस्टेंट इज इनकरेक्ट? हाँ जी बताएंगे जल्दी से, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, जल्दी बताएंगे। आंसर रहेगा इसका दैट इज बी ऑप्शन, द हाइयर द रेट ऑफ के एम द हाइयर द सबस्ट्रेट एफिनिटी। जिसको नहीं समझ आया, अभी पीछे मैंने इक्वेशन डिस्कस की, वीडियो को स्किप कीजिए, रिवर्स कीजिए, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए 2 क्वेश्चन आ गया आपके पास सेम इक्वेशन से। Why can yeast not produce an alcoholic beverage of, फेवरेट क्वेश्चन आ गया भैया आपका, विद एल्कोहलिक कंटेंट हाइयर देन 13% नेचुरली। आप चाहे बियर उठा के देख लीजिए, आप चाहे वाइन उठा के देख लीजिए, आप चाहे जो मर्जी नेचुरली फर्मेंटेड ड्रिंक अगर जब भी आप देखेंगे उसमें अल्कोहल परसेंटेज आपको हमेशा लेस देन 13% देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों रहता है? बिकॉज देखिए क्या होता है, जो आपके पास नेचुरली फर्मेंटेड जो बेवरेजेस रहते हैं, अब अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल हमारे पास और कहां इस्तेमाल होता है? अल्कोहल एज सैनिटाइजर, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एज अ सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करते हैं। नाउ सैनिटाइजर का मतलब क्या है? इट किल्स द बैक्टीरियाज एंड यीस्ट बेसिकली उसी कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। तो इट किल्स द माइक्रोब, इट बेसिकली यीस्ट को भी किल कर देगा। कब? जब आपकी अल्कोहल सैचुरेशन रीच कर जाती है अबव द 13%। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, हायर अल्कोहल कंसेंट्रेशन बिकम्स टॉक्सिक टू ईस्ट सेल्स, ठीक है। अल्कोहल नहीं नहीं नहीं, डी ऑप्शन। चलिए अगला सवाल, विच कॉम्प्लेक्स ऑफ ETS इज ऑल्सो नोन एज ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स 5? डायरेक्ट आंसर, हाँ जी। कॉम्प्लेक्स 1 कौन सा है, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 5? बताएंगे कौन कौन सा है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स 5 इज ATP सिंथेस। आपको बता ही देता हूं, यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, ये देखिए कॉम्प्लेक्स 1 देखेंगे हमारे पास, कॉम्प्लेक्स 1 कौन सा है? दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज NAD हाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 2 हमारे पास सक्सिनिक रिडक्टेज है, फिर कॉम्प्लेक्स 3 हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस, एंड कॉम्प्लेक्स 5 ATP सिंथेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 5 यहाँ पे ऐड कर लेना, दैट इज ATP सिंथेस, ठीक है। चलिए, अ कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म इनिबिटर इफेक्ट इज, बेसिकली आपके पास कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का इफेक्ट मैकेनिज्म पूछा गया। अब देखो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, लेट अस से लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। लेट अस से मेरे को घर पहुंचना है एंड मेरे जैसे 3 जुड़वा है, मेरी जैसे 3 जुड़वा है, हमारे को एक ड्राइवर लगा है, उस ड्राइवर को बोला है कि मेरे को उठा के आपको घर पहुंचाना है। अब हम चारों के चारों आपके पास पहुंच के, कहां पे? बस स्टैंड पे, या जहां से भी मेरे को पिकअप करना था। अब वहां पे ड्राइवर आया, उसको नहीं पता रियल वन कौन सा, उसको नहीं पता रियल वन कौन सा है, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, तीनों का, चारों का स्ट्रक्चर सेम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मी गेटिंग पिक्ड अप? ओनली 25%। वहीं पे 2 होते, कितनी हो जाती थी प्रोबेबिलिटी? 50% ईच।
वहां पे अगर मैं सिंपल मैं खड़ा हूं अकेला, मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 100%। वहीं पे 10 खड़े हैं, मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी बच जाएगी? सिर्फ 10%। दैट मीन्स जितना ज्यादा आप इसको, आपका कॉम्पिटिटिव जो रहेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसको डालोगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा डालोगे, सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो उतनी क्या होती जाएगी? कम। एंड सिमिलरली हमारे पास प्रोडक्ट भी उतना ही कम बनेगा। ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज इफेक्टिव बिकॉज इट बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट्स, नहीं। इट रिएक्ट्स विद द प्रोडक्ट, नहीं। changes the enzyme shape irreversibly, नहीं। competes with the substrate for the active site, D should be our correct answer, lock and key hypothesis। ठीक है, ये देखिए जो आपका सबस्ट्रेट होता है वो किसके साथ बाइंड करके यहाँ पे, दिस इज द एक्टिव साइट, दिस इज द एक्टिव साइट, यहाँ पे इसके साथ बाइंड कर गया, दिस इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसके साथ यहाँ पे बाइंड करके एक्टिव साइट के ऊपर, एंड यहाँ पे आपके पास इसने क्या कर देगा बेसिकली, कि आपके प्रोडक्ट जो जिससे बना है सबस्ट्रेट को, उसको बाइंड ही नहीं करने देगा उसके साथ। ठीक है, चलिए। Which structural component of a plant cell is primarily associated with passive mineral ion uptake? हाँ जी, पैसिव मिनरल आयन अपटेक से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टोनोप्लास्ट, नहीं। वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, कोई लेना देना नहीं है। प्लाज्मोडेस्माटा, कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, नहीं। दो ऑप्शन बचते हैं आपके पास, सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट। क्या फर्क है दोनों में? देखिए जल्दी से क्या फर्क है दोनों में। ये देखिए, ये आपके पास एपोप्लास्ट पाथवे है, इट गोज डायरेक्टली थ्रू द सेल वॉल, इट गोज डायरेक्टली थ्रू द सेल वॉल, वेयर एज सिम्प्लास्ट पाथवे आपका डायरेक्टली साइटोप्लाज्म से होके जा रहा है। अब आप मेरे को बताओ एनर्जी किसमें लगेगी ज्यादा? एनर्जी ऑब्वियसली आपके पास किसमें लगेगी? ये देखिए सिम्प्लास्ट पाथवे में, बिकॉज इसको साइटोप्लाज्म के थ्रू होके जाना है। बट एपोप्लास्ट पाथवे आपका थ्रू सेल वॉल होगा, एंड इट विल डायरेक्टली बी डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नॉट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड जहां पे आपके पास चीजें आपके अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही है, वहां पे आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। पैसिव के लिए आपको सिंपली क्या जरूरत है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। चलिए, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम? हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है एंजाइम को बोला जाता है होलो एंजाइम। नाउ दिस होलो एंजाइम कंटेन्स टू पार्ट्स, एपो एंजाइम एंड द कोफैक्टर। The cofactors are of further 3 types. कौन कौन से? मेटल आयंस, उसके अलावा कोफैक्टर के अलावा और कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, मेटल आयंस हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? मेटल आयंस का एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे पास? हाँ जी, जिंक। उसके बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, उसके बाद कोफैक्टर्स। ठीक है, चलिए, तो इन्हें क्या बोला जाता है? आपसे क्या पूछ रखा है? प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट किसको बोला जाता है? दैट इज एपो एंजाइम। एपो एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट, वेयरएज कोफैक्टर्स आर द नॉन प्रोटीन पार्ट्स। चलिए, how many molecules of ATP and NADPH are used for the fixation of one molecule of carbon dioxide in C4 mode? अब देखो, एक मॉलिक्यूल ऑफ C3 आपके पास यूज करना है आपने C4 में, तो आपको फिक्स करने के लिए पूछ रहा है कितने ATP लगेंगे और कितने NADP। इसके लिए आपको पता होना चाहिए दैट C4 प्लांट्स में आपके पास C4 साइकिल तो चलेगी ही चलेगी, बट C3 साइकिल भी तो चलनी है। तो C4 की अगर बात की जाए तो C4 में मेरे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितने ATP लगते हैं? एक को लगते हैं 2 ATP। ठीक है, और NADP कितना लगता है? NADP तो 0 लगते हैं। C3 साइकिल की बात की जाए यहां पे तो ATP कितने लगते हैं? 3 ATP। NADP कितने लगते हैं सर? 2 NADP। तो 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। 5 प्लस 2 यानी कि 5 ATP एंड 2 NADPH। हाँ जी, 5 ATP एंड 2 NADPH। क्लियर है? C3 साइकिल के थ्रू ये आपके पास C3 साइकिल है, C4 साइकिल का मैंने बता दी। चलिए, इन अ मल्टी सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शन व्हाट सिंप्लीफाइज द एनालिसिस ऑफ द रेट इक्वेशन? इन अ मल्टी सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शन, मल्टी सबस्ट्रेट एंजाइम रिएक्शन क्या है?
बेसिकली जहां पे आपके पास सबस्ट्रेट ज्यादा, मल्टी सबस्ट्रेट। व्हाट सिंप्लीफाइज द एनालिसिस ऑफ रेट ऑफ इक्वेशन? क्या रिमूविंग वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? नहीं। प्रोडक्ट से क्या फर्क पड़ेगा? वेयरिंग बोथ सबस्ट्रेट एट द सेम टाइम? नहीं। यूजिंग एंजाइम इनहिबिटर? डी ऑप्शन रहेगा। कीपिंग वन सबस्ट्रेट कांस्टेंट व्हाइल वेयरिंग द अनदर वन, उसकी वजह से हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल पे इफेक्ट पड़ेगा। चलिए, केल्विन एक्सपेरिमेंट यूजिंग रेडियोएक्टिव C14 इन एल्गल फोटोसिंथेसिस रिवील्ड दैट। अब केल्विन साइकिल, नाम बोल रहा है इसका, केल्विन साइकिल में बेसिकली किसकी बात हो रही है? C3 साइकिल की। C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन बनता हमारा? दैट इज 3PGA। है कोई ऐसा ऑप्शन? यस। C4 साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है? दैट इज OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्लियर है? चलिए, ये C4 प्लांट्स में। रुबिस्को आपका पहला एक्सेप्टर है, दिस इज द प्राइमरी एक्सेप्टर, दिस इज द प्राइमरी। हाँ, अगर आपसे प्राइमरी एक्सेप्टर पूछा होता, C3 प्लांट्स में, देन इट वुड हैव बीन द RUBP। ठीक है, चलिए, तब इसको C3 साइकिल बोला जाता है बिकॉज this 3PGA is a 3 carbon molecule, whereas oxaloacetic acid is a 4 carbon molecule, therefore it is included in the C4 cycle। चलिए, एंजाइम्स आर कैटेगराइज्ड एंड नेम्ड बाय डैश। हाँ जी, एंजाइम्स का नामकरण कौन करता है? केमिकल्स का नामकरण कौन करता है? केमिकल्स का नामकरण करता है हमारा पास IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वेराज आपके पास बात की जाए प्लांट्स एंड इसकी एनिमल्स की, कौन सी करता है? तो ICZN। ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ये आपके पास प्लांट्स एंड एनिमल्स की करते हैं। एंजाइम्स की कौन करेगा? तो एंजाइम्स करेगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दैट इज IUBMB। ठीक है, क्लियर है? चलिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन डैश। फोटोकेमिकल रिएक्शन बेसिकली आपके पास किसकी बात कर रहा है यहां पे? ये हियर वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहां पे होती है अभी? क्लोरोप्लास्ट में। कहां पे होती है क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन? थाइलाकॉइड में। थाइलाकॉइड में कहां पे सर? सॉरी, ग्राना। ठीक है, यहाँ पे ग्राना में इन्होंने थाइलाकॉइड भी नहीं दिया, तो थाइलाकॉइड शुड बी अ डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए, आपके पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, ग्राना की बात कर रही है बेसिकली। एंड लाइट डिपेंडेंट यानी कि बेसिकली डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, चलिए, द लूजली बाउंड नॉन प्रोटीन कंपाउंड ऑफ द इज कॉल्ड एज डैश। ये अभी किया हमने, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया। देखेंगे यहाँ पे हमारे पास होलोजाइम दो पार्ट्स में, एपो एंजाइम दैट इज द प्रोटीन पार्ट एंड द कोफैक्टर विच आर द नॉन प्रोटीन पार्ट। आपसे क्या पूछे? नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है? दैट इज कोफैक्टर। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज लूजली बाउंड। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज का जो हमारा सेशन है वो खत्म होता है। आज के सेशन में हमने पार्ट 3 अपना कंप्लीट किया। इसके बाद आपको पार्ट 4 एज वेल एज पार्ट 5 भी जल्द ही देखने को हमारी चैनल पे मिल जाएगा। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपकी प्रेपरेशन अच्छी जाएगी। बेटा प्रेपरेशन थोड़ा सा अपनी फास्ट फॉरवर्ड मोड पे ले आओ, बिकॉज एग्जाम कभी भी आ सकता है। ठीक है, वी नेवर नो, हालांकि हुआ अभी है, बट स्टिल यू नेवर नो नोटिफिकेशन आपकी कब आउट हो जाए एंड कब आपको चीज़ें बिल्कुल गियर स्विच करना पड़े। तो गियर स्विच करने का टाइम मोस्ट प्रॉब्ली आने वाला है, तो उसके हिसाब से अपनी प्रेपरेशन उसी के हिसाब से रखें ताकि हमें एंड मोमेंट पे जल्दबाजी ना करनी पड़े। ठीक है, तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे गाइज। जय हिंद।